2014 नौशहरा श्रीनगर तेजाब हमला केस में अदालत ने दोनों मुल्जिमान को आईपीसी की दफा 326A और दफा 12B के तहत जुर्म के लिए कसूरवार ठहराया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्रीनगर की मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दोनों मुल्जिमान को मुजरिम करार दिया है। सजा का तयन 19 अगस्त को होगा। इस केस के वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब्दुल अजीज तेली ने कहा कि कम से कम 10 साल कैद और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद के अलावा मुतासरा के इलाज पर खर्च की गई रकम के बराबर जुर्माना हो सकता है। कानून के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और ये बात आज सच हुई है। आपको पता है 2014 में श्रीनगर के नौशहरा में एक लॉ स्टूडेंट पर एसिड अटैक हुआ था। उसके बाद उसमें केस हुआ था और हमारे साथ अभी वकील है, क्योंकि आज आपको बता दें इस केस की आज जजमेंट थी और जो दो एक्यूज्ड थे उनको गिल्टी फाउंड किया गया। मेरे साथ वकील है अब्दुल अजीज तेली जो इस केस को तब से लड़ रहे हैं। वकील साहब मुझे बताइए, आज जजमेंट का दिन था, कैसे देखते हैं आप इसे और क्या कहेंगे, क्या ये पूरा मामला था? ये 2014 में एक लड़की पर लॉ स्टूडेंट जो थी लॉ कॉलेज की, उस पर एक मारुति कार में एक नौजवान ने एसिड फेंका, तो उस पर एफआईआर हुआ, रजिस्टर और इन्वेस्टिगेशन हुई। और इन्वेस्टिगेशन में दो बंदे इरशाद अमीन वानी जो राजबाग का है और उमर नूर जो बेमने का है, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी और इनको फाउंड किया गया। इनके खिलाफ चार्जशीट सेशन कोर्ट श्रीनगर में पेश किया। उस वक्त मैं बहसीत पब्लिक प्रोसिक्यूटर केसेस लड़ रहा था। बाद में मुझे इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट ने एंगेज किया और 2014 से सिंस लास्ट 9 years I was conducting the trial on behalf of the prosecution vigorously। और ड्यूरिंग दिस ट्रायल टोटल इसमें चालान में 48 विटनेसेस थे। उनमें सम आई विटनेसेस थे, दूसरे टेक्निकल विटनेसेस थे। तो all the 48 witnesses were examined by me before the court of sessions. They were duly cross-examined and accused were defended by so many lawyers. And finally, the present session judge, Honorable Jawad Saab, heard the arguments before 5 months. And for 5 months, this case is reserved. And after long this trial of 9 years, the Honorable Court was pleased today. It was fixed for judgment today, and in the open court, in presence of the victim and other lawyers and the public, the Honorable Court found the accused Irshad Amin Wani and Umar Noor in this case guilty, and the court convicted them. And the Honorable Court fixes the case the day after for quantum, how much punishment there can be. Under law 326A, the minimum punishment for this offence is 10 years and the maximum is life imprisonment plus fine. The fine shall be equal to that what the expenses the victim has spent on a treatment. That is to be positively given to her as compensation. And on that I will, on next day, on the day after, I will make my arguments before the court and I will pray for the life imprisonment of both the accused, because it is an offence against the society, and a message should go to the public that such persons shall not be let free, and message should go that courts are giving them life imprisonments, and life imprisonments is the reasonable punishment in this case. I will claim the life imprisonment, because if the accused comes out, that will be endangered the life of the victim again, because they can do some untoward accident with her again. This is my call. तो नाजरीन, अब उम्मीद है इस लड़की को आज इंसाफ मिलेगा। अब इंसाफ मिलेगा क्योंकि हालांकि कोर्ट ने दोनों जो मुल्जिमीन हैं उनको आज गिल्टी, उनको उनका जुर्म जो है वो कबूल हुआ है, उनका जुर्म जो है वो साबित हुआ है। अब कोर्ट 2 दिन बाद जो है सजा सुनाएगी। तो उम्मीद है जो इन वकील साहब का कहना है कि इस तरह से अब अगर कोर्ट ज्यादा से ज्यादा यानी सख्त से सख्त सजा सुनाएगी तो आने वाले वक्त में किसी और लड़की पर इस तरह का हमला नहीं होगा। फिरोजवानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी लेह पहुंच गए हैं। कांग्रेस कारकुनों ने राहुल गांधी का लेह में इस्तकबाल किया। राहुल गांधी 2 रोजा दौरे पर लेह में हैं। कांग्रेस लीडर लेह में पार्टी कारकुनों से मुलाकात कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि कांग्रेस के जो वर्कर में कितना उत्साह है, और साथ ही साथ इनकी रिसेप्शन के लिए कितने लोग तादाद में। कल के दिन की बात करें तो वो यूथ के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उसी तरह एक एग्जीबिशन मैच के लिए भी वो उसमें शिरकत करेंगे। कैमरामैन सनम रंजन के साथ न्यूज़ 18 के लिए मुरुफ ले से।
और उधर लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने विभिन्न मुद्दों पर न्यूज 18 से खास बातचीत की। एनसी और कांग्रेस के गठबंधन पर नामग्याल ने कहा कि यह कोई चुनौती नहीं है, जनता भ्रमित नहीं होती है और हमारा काम बोल रहा है, यह हार के डर से साथ आए हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देके गुपकर गैंग के एजेंडा को समर्थन दे रहा है। इसका प्रमाण यह है आजकल जो करगिल में काउंसिल इलेक्शन चल रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा को समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी उसको अलायंस में बैठा है। तो लद्दाख से आप इतना नफरत क्यों करते हैं? ये चीज जो है लद्दाख वाले जानना चाहेंगे। सर, आपने लद्दाख हिल काउंसिल की बात की। अब अगले महीने बाद चुनाव होना है, राहुल गांधी का आज दौरा हुआ है और एनसी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप अपने लिए देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस और एनसी दोनों कह रहे हैं कि हमारा एक ही टारगेट है, बीजेपी को हिल काउंसिल से दूर रखना। देखिए, हमारे लिए ये जीत का संकेत है। कारगिल में सब जानते हैं बीजेपी न के बराबर थे और हमने प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल में इतना काम किया। कारगिल जो है मेजोरिटी शिया डोमिनेंट है, वहां सुन्नी भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, कुछ सिख भी रहते हैं। लेकिन कारगिल में इतना काम हुआ, जोजिला टनल जो कि यही राहुल गांधी जी ने लोगों को जो है गुमराह में डालने के लिए एक दिन फाउंडेशन स्टोन भी रखे थे। ना इसका बजट था, ना इसका प्रोजेक्ट सैंक्शन था, कुछ भी नहीं था इसी तरह इलेक्शन के दौर पे आके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद करगिल में लद्दाख के लिए पूरे जो समृद्ध हिस्ट्री से जो है जोजिला टनल कंप्लीट होने जा रहा है और कारगिल में हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप देखें, और शिया मुसलमान लद्दाख के, सुन्नी मुसलमान लद्दाख के लिए हज कमेटी का गठन किया। पहली बार लद्दाख से जितने लोगों ने हज के लिए अप्लाई किया 100% जो है अप्रूव किया, विदाउट कोटा सिस्टम, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट लॉटरी सिस्टम। ये कांग्रेस और राहुल गांधी के जमाने में कभी नहीं हुआ। ये सारा देखते हुए लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास जाग उठे। इससे लोकल कांग्रेस पार्टी और लोकल नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक खतरा पैदा हुआ और उन्होंने कहा जिस पार्टी का काल तक वजूद नहीं था उस पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए चोर चोर मुसरेबई हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अखनूर में 46वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के सीमा चौकी जमुनाबोला में स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के साथ एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण की समस्या एवं उनके निदान हेतु सीमा सुरक्षा बल के द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कदम पर चर्चा करना था। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के दौरान सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सीमा सुरक्षा बल के साथ स्थानीय नागरिकों को सहयोग एवं आपसी समन्वय पर विस्तार से बातचीत की गई। पब्लिक के साथ रखी थी। पब्लिक की काफ़ी समस्याएं जो बॉर्डर एरियाज में है उसके बारे में जो फर्स्ट हैंड जानकारी मैं लेना चाहता था यहाँ पे आने के बाद। तो काफ़ी छोटी मोटी समस्याएं हैं, कुछ रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, कुछ कंपनसेशन से रिलेटेड हैं, जिनका कि हमने नोट डाउन कर लिया। पहले से भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं किसानों के, कुछ खेती के बारे में इश्यूज हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रास्ता बना के जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मेनली हम सिविल पॉपुलेशन के असिस्टेंस के लिए, उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ही यहाँ डिप्लॉयमेंट हमारा है। तो उससे एक हमारा कर्तव्य बनता है अभी यहाँ की समस्याओं को हम जो अथॉरिटीज़ के सामने लेके आएँ और एक माध्यम बने कि किसानों की और सिविल की समस्याएं जो हैं दूर की जाएं। जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई नायब सदर खालिद नजीब सहरवर्दी ने गुलाम नबी आज़ाद के बयान को लेकर कहा कि आज़ाद एक मंझे हुए सियासतदान हैं, वो वोट की सियासत पर बात करना जानते हैं। नजीब सहरवर्दी ने कहा कि सैयद मीर अली हमदानी से बहुत पहले कश्मीर में इस्लाम राज था। सहरवर्दी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम शुमाल से नहीं बल्कि जुनूब से केरल में फैला और अब भी वहां पहली मस्जिद मौजूद है। आज़ाद साहब की मर्जी, उनका अपना नॉलेज, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकारी, वो क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इस्लाम और ये सारे हम कन्वर्टेड नहीं हैं। आज़ाद साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं वोट पॉलिटिक्स को, कब क्या बोलना है वो उनकी मर्जी है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, इस्लाम काफ़ी देर से यहाँ मौजूद था। उसके बाद सैयद अली हमदानी, मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया,
उस वक़्त भी यहाँ मुसलमान मौजूद थे। ये ऐसा नहीं था कि यहाँ कोई था ही नहीं तो फिर सईद अली हमदानी वो 2 बार आए हैं। कुपवाड़ा बाईपास पर एक चलती मोटरसाइकिल पर अचानक आग लग गई। करिश्माती तौर पर बाइक सवार शख्स बाल बाल बच गया। मकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन बाइक पूरी तरह खाकिस्तर हो गई। बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा कल से शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं प्रवेश द्वार बिम्बेर गली से लेकर जड़ावाली गली के हाईवे पर जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ समेत भारतीय सेना के जवान तैनात हैं। हर जगह नाके लगाकर वाहनों की तलाशी ली जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने आज बानिहाल के मंगत इलाके में एक अवामी रैली से खिताब किया। वकार ने रैली में बीजेपी और डीपीएपी को निशाना बनाया। वकार रसूल ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में सिर्फ तजुर्बे कर रही है और गुलाम नबी आजाद पर किया गया तजुर्बा अब नाकाम हो गया है। इस दौरान दीगर पार्टियों से वाबस्ता दर्जनों वर्करों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। नेहरू जी का एक बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में भी योगदान दिया और उन्होंने भारत को जीरो से उठा के, जब दिल्ली में मेट्रो नहीं चलती थी, टांगा चलता था और बर्मिंघम से हमारी सुई भी आती थी, उस वक्त हमारे नेहरू जी ने आईआईटी, आईआईएम, डैम्स, बिजली प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर प्लांट सब कुछ जो है शुरू किया। इसलिए हम ये कहेंगे कि नेहरू जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये बीजेपी सोच रही है नाम चेंज करने से हम नेहरू जी के योगदान को ख़त्म करेंगे, वो उनकी भूल है। नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस लोगों के दिलों में बसी और आने वाले दिनों में मुझे लगता है 1 साल में जितना हमने किया, 150-200 से ज़्यादा रैलियाँ की, भारत जोड़ो प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम अच्छा किया, जय भारत सत्याग्रह प्रोग्राम जो चले वो अच्छे किए, प्रोटेस्ट प्रोग्राम किए, रैलियाँ की और कांग्रेस पार्टी पहले से काफ़ी मजबूत हो गई है और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी आने वाले दिनों में प्रियंका जी, राहुल जी भी स्टेट के दौरा करने वाले हैं और मुझे लगता है उनके आने से भी ये कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। और यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के इजहार ख्याल की तायीद की है। रमन भल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मनफी किरदार अदा कर रही है और इसने जम्मू कश्मीर के तमाम इदारों को तबाह कर दिया है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से करगिल में एक नया व्यू पॉइंट आवाम के लिए खोला गया है, जहां से टाइगर हिल्स टोलो लिंक का बेहतरीन नजारा किया जा सकता है। नया व्यू पॉइंट हमारे बहादुर जवानों की याद भी दिलाता है, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की थी। फौज और आवाम के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने जम्मू के गांव जंदियाल के पंचायत घर में ओपन जिम की शुरुआत की है। जंदियाल की सरपंच अंजलि शर्मा ने जिम का उद्घाटन किया। इस मौके पर आवाम और बच्चों की काफी तादाद मौजूद थी। कठुआ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम के तहत तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें पीटीएस कठुआ के प्रशिक्षुओं सहित पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। वहीं मौके पर एसएसपी पीटीएस रूपराज भगत ने कहा कि तिरंगा रैली का मकसद लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करना है। उधमपुर में मोदी ग्राउंड के पास एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में मिचेल तीर्थयात्री सवार थे। दुर्घटना में 13 तीर्थयात्री घायल हो गए। कश्मीर के मशरूम बादशाह के नाम से मशहूर गौहर अली लोन प्रोग्रेसिव मशरूम अवार्ड 2023 के लिए सेलेक्ट। सोलन में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जानिब से मशरूम मेले के दौरान दिया जाएगा अवार्ड। दुनिया में रेशम की पैदावार में हिंदुस्तान है दूसरे नंबर पर। हिंदुस्तान रेशम की पैदावार में बढ़ रहा है आगे। रेशम की पैदावार में चीन को पीछे छोड़कर जल्द ही आएगा हिंदुस्तान नंबर 1 पर।
सीएम सुखू ने मंडी के सरकाघाट और धर्मपुर विधानसभा में बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों से भी मिले। यहां सीएम ने कहा कि जिन लोगों के घर टूट गए हैं उनके घर बनाने में सरकार मदद करेगी। टूटे हुए घरों को बसाना सरकार की वचनबद्धता है। अपने दौरे में सीएम ने कहा कि हिमाचल को बारिश की वजह से 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी सरकार प्रभावितों की पूरी मदद करेगी। में काफी नुकसान पहुंचा है, तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। और जिस प्रकार की हमारी आर्थिक स्थिति है उसमें अपने संसाधनों से हर व्यक्ति के घर जो टूट गए हैं उनको बसाने का काम हमारी सरकार करेगी। जल्दी ही जिन लोगों को अभी राहत दी गई है उनको राहत में बढ़ोतरी की जाएगी। जितने भी रिलीफ कैंप में लोग लगे हैं उनके अगर घर उजड़ गए हैं तो उनको घर बसाने के लिए हम मदद करेंगे। ये सरकार की वचनबद्धता है आम जनता के लिए, किसान के लिए, क्योंकि कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि बरसात में इतना ज़्यादा नुकसान होगा। और इस दृष्टि से मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां पर अभी नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों का खुद व्यक्तिगत तौर से दौरा कर रहा हूं और हर गरीब आम किसान आदमी के साथ हमारी सरकार खड़ी है। बिहार के लोगों पर की गई टिप्पणी के मामले में राजनीति गर्माती जा रही है। सीएम के बयान के हवाले से एक अखबार में खबर छपी थी कि आपदा के लिए बिहार के लोग जिम्मेदार हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के लोगों पर की गई टिप्पणी गलत है। हालांकि सीएम का इस मामले पर कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। बयानबाजी करके लोगों का ध्यान नहीं हटा सकते, गुमराह नहीं कर सकते। आपको तो ये कहना है कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है या सरकार को भी क्या क्या और चीज़ों की ज़रूरत है, हम उसमें मदद करेंगे। लेकिन ये कह देना कि बिहार के लोगों का कसूर है, बिहार के लोग काबिल नहीं ऐसा कहा, ये गलत बात है। ये मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने तो कभी बोला ही नहीं। हमने तो कल बेचारे बिहार के लोग फंसे हुए थे, मैंने तो हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करवाए उनको, बेचारे अभी उनके और भी फंसे 200 लोगों को करवाया। वो हमारे भाई है। ये तो हमारी अपनी गलती है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की गलती है कि जब हम नक्शा बनाते तो वो तो बेचारे मजदूर क्लास है, उन्होंने क्या करना। वो तो मेहनत करते। पता नहीं मेरे तो कहीं भी ऐसे शब्द नहीं। हिमाचल में भारी बारिश से हुई तबाही को लेकर सीएम सुखू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नरेश चौहान ने बताया कि बारिश से हुए नुकसान के भरपाई के लिए 4-5 साल लग जाएंगे और भरपाई के लिए काफी पैसा खर्च होगा। यहां नरेश चौहान ने राजनीति करने के लिए नेता प्रतिपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि केंद्र की टीम नुकसान का आकलन करके गई है, लेकिन अब तक कोई भी राहत राशि केंद्र की तरफ से नहीं मिली है, जबकि बीजेपी के नेता इस पर लगातार गलत बयान दे रहे हैं। खास तौर पे लगातार पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के नेता, भाजपा के खास तौर पे जिस प्रकार का बयानबाजी पे जोर रखा है उसको लेके हम जरूर कुछ बात कहना चाहते हैं कि हमारे विपक्ष के नेता ठाकुर जयराम जी ने ये 2-3 दिनों से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इस पे जो है सेशन होना चाहिए और सरकार को जो है सेशन बुलाना चाहिए। हम ये बताना चाहते हैं कि अभी सरकार की जो प्राथमिकता है वो सीधे तौर पे लोगों की राहत करने का है, जो आपदा है उससे निपटने का है, लोगों के बीच जाने का है। सेशन तो 10 दिन बाद भी हो जाएगा। आपको हमें समझ नहीं आ रहा कि उनकी क्या मजबूरी है इस तरह की बात करने की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वक्त पूरा देश हिमाचल को आपदा को लेकर चिंतित है। सैकड़ों लोग जो बाहर रहते हैं वो फोन करके हमको और आपको पूछते हैं कि आप लोग सही है कि नहीं है। लेकिन यहां जो बैठे लोग हैं विपक्ष के नेता, वो राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी करे जा रहे लगातार। सीधे तौर पे हमको 180 करोड़ रुपया पहले मिला, वो हमारा शेयर था डिजास्टर का। लेकिन भारत सरकार ने हमको 180 करोड़ दूसरी किस्त दी जो हमारी ड्यू थी दिसंबर में, वो एडवांस दी। वो कौन सी है? जो डिजास्टर में हर राज्यों को मिलता है, उनका एक शेयर फिक्स हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 315 करोड़ रुपया हमारा 2020 और 21 का डिजास्टर का भारत सरकार के पास पड़ा हुआ था। वो पैसा में से 315 करोड़ रुपया का जो है हमको 189 करोड़ अभी मिला है। प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि नेशनल हाईवेज की जो जिम्मेवारी है, चाहे मेंटेनेंस की है, चाहे उसको ठीक करने की है, रख रखाव की है या बनाने की है, वो भारत सरकार करती है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। अगर उन्होंने 400 करोड़ रुपया जो है उन सड़कों के लिए दिया है, हम उसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं, लेकिन वो जिम्मेवारी सीधे तौर पे जो है भारत सरकार की थी। और स्वाभाविक तौर पे आप जब हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज भी थे, आपने पूरे प्रदेश का दौरा भी किया, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स में आपने इस बात का जिक्र भी किया है कि मेरा दूसरे घर की तरह मैं हिमाचल प्रदेश को मानता हूं और वहां के लोगों से मेरा बड़ा विशेष लगाव है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके जो लोग हैं आज प्रदेश के, वो आज जीवन की सबसे बड़ी आपदा से, सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं। आपसे बड़ी उम्मीद है हमको कि आप इस संकट में जरूर प्रदेशवासियों के लिए कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। तो ये कब होगी, अभी इसकी हमको बहुत जरूरत है, जिससे जब आज लोग संकट में हैं तो आज उनको सहायता की जरूरत है। आपकी प्राथमिकता अंदर की हो सकती है कि अंदर लीडरशिप का कोई वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, या आपके लिए प्राथमिकता 2024 के लिए माहौल बनाने की हो सकती है, लेकिन हमारी प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता या माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता सीधे तौर पे लोगों की मदद करना है, और वो जो है ग्राउंड जीरो पे जाके हर क्षेत्र में हर लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। पौंग डैम से फिर पानी छोड़ा गया है। इस बार डैम से 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसमें स्पेलबे यानी मेन गेट से 1,13,159 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि टरबाइन यानी बिजली बनाने वाले गेट से 16,845 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बता दें कि पौंग डैम की कैपेसिटी 1,410 फीट है, जबकि अभी डैम में खतरे के निशान से 6 फीट ऊपर पानी बह रहा है। मंडी में आईपीएच के दफ्तर में दरारें आ गए हैं। यहां आसपास से कई घरों को खतरे के मद्देनजर खाली कराया गया है। बीते साल भी यहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें आ गिरी थी। आप तस्वीरों में आईपीएच दफ्तर में आई दरारों को देख सकते हैं। कांगड़ा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें सेना और वायुसेना के जवानों को जान जोखिम में डालकर लोगों को रेस्क्यू करते हुए देखा जा सकता है। एनडीआरएफ के साथ सेना और वायुसेना के जवान दिन रात एक कर फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत 254 सड़कों के विस्तारीकरण और विकास के लिए केंद्र से स्वीकृति मिली है। ये जानकारी कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने इसके लिए 2643.01 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्र इस मदद के लिए विक्रमादित्य सिंह ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को धन्यवाद दिया। साथ ही केंद्र के पास हिमाचल के हितों की पैरवी करने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी आभार व्यक्त किया। कुल्लू में पेट्रोल डीजल की किल्लत के मामले में प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और बीती रात कंडी कटोला वाया मंडी सड़क मार्ग से 15 टैंकरों को लाया गया है, जिससे कुल्लू में पेट्रोल डीजल के पहुंचने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं 5 ट्रक एलपीजी गैस सिलेंडरों के भी पहुंचे हैं। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल्लू वाया कंडी कटोला मंडी सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के लिए प्रशासन समय सरणी बना रही है। तो खास रिपोर्ट में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।